हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। आजकल जो है हमारी क्लास नंबर जो है क्लास 7 होने वाली है, जहां पे हम हिंदी पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम सीडीपी को टॉपिक बाय टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, साइंस पेडोलॉजी को भी फिनिश कर चुके हैं, मतलब सीडीपी को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से फिनिश किया है। अभी हमारी जो है हिंदी पेडोलॉजी चल रही है, क्लियर, जहां पे हम प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही होगी। देखो, नोटिफिकेशन तो किसी भी टाइम आ सकता है, बट आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिए और तैयारी अच्छी होती रहेगी तो एक बार में सीटेट निकाल दोगे। बार बार सीटेट देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं होगी, है ना। चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का सेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तैयारी आपकी अच्छी नहीं चल सकती, है ना। तो अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर देना, तब ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से आ जाएगा। आज हम कुछ ओवरऑल 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी भी प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन है और हो सके तो इनका जवाब देने की कोशिश करना, है ना। जहां पे भी आपको डाउट रह जाए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको समझ में जरूर आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, है ना। चलिए बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ के, और देखो नोट्स बनाते रहना, है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद में क्या होता है कि आपको रिवाइज तो करना ही पड़ता है ना। चलिए पढ़िए। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, भाषा। भाषा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज। और भाषा जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है, यानी संप्रेषण का एक माध्यम होती है ना। आप सपोज दैट, मतलब अगर आप सोच भी नहीं सकते कि अगर भाषा ना होती तो हमारा जीवन कैसे होता, है ना, हम अपनी बात को कैसे पहुंचा पाते। तो भाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। यानी हमसे इन्होंने क्या पूछा है, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा सत्य नहीं है। देखो, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। देखो, हम सारे ऑप्शंस को आसानी से पढ़ेंगे और फिर इजीली एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। देखो, पहली बात तो यहाँ पे बोला गया है कि भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। देखो, मौखिक की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, भाषा मौखिक है, बिल्कुल सही बात है कि हम अपनी बातों को बोल के प्रकट करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं, तो भाषा मौखिक भी है। तो ये तो पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, ठीक बात है कि हर भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। जो भी भाषा आप सीखते हो उसके लिए आपको ग्रामर वहां उसकी पढ़नी पड़ती है ना। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, हर भाषा के लिए लिपि जरूरी नहीं होती है, ये बात एकदम ठीक है। लेकिन प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये अपने आप में निगेटिव पॉइंट है कि हर भाषा की लिपि नहीं होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और फर्स्ट ऑप्शन जो हम उसी के साथ जाएंगे, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा इन्होंने हमसे गलत है ना। हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई गया होगा। देखो, यहाँ पे इजीली बात आप समझ सकते थे, यहाँ पे कोई भी बड़ी बात है ही नहीं सीखने के लिए। देखो, भाषा मौखिक है, अपने आप आसानी से आपको पता है ना। और हर भाषा का अपना अपना व्याकरण भी होता है, ये भी बात ठीक है ना। लेकिन प्रत्येक भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं होती, ये भी ठीक है। लेकिन हर भाषा के लिए कह रहे हैं कि प्रत्येक भाषा के लिए लिपि होती है, ये गलत बात है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा इन्होंने हमसे गलत है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, जिसमें 22 भाषाओं का योगदान है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का जिसमें योगदान है, और जिनमें से हमारी हिंदी जो है उसे क्या बोला गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी जो है वो एक सह राजभाषा है। लेकिन इन्होंने बोला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, अवधी शामिल है, नागपुरी शामिल है, बोडो शामिल है, या राजस्थानी शामिल है, कौन सी जो है वो भाषा शामिल है। देखो, सिंपल सी बात है, ऑफिशियल आंसर की है। जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें बोडो शामिल है। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की, मैं इनमें ज्यादा अपने आप से क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता ना। आसानी से देखो, जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आएगा तो आप आसानी समझ जाओ कि हाँ, ये मैंने रिवीजन किया था या पढ़ा था। ये दिमाग में वहीं पे आ जाते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप वहां पे जाओगे तो ये समझ में आ ही जाएंगे, अपने आप नजर आ ही जाता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ था ना। तो बोडो जो है वो शामिल है हमारे दो क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं। ज्यादा बड़े बड़े सेशन नहीं दे रहा हूँ, आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूँ। नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं, आप इजिली से पढ़ते रहिए आसानी से, ताकि जब भी आएगा आप एक ही बार में पास हो जाओगे।
मैंने इतने सेशन ऑलरेडी दे दिए हैं कि अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया सारे सेशंस को एक एक बार, तो आसानी से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि एक नॉर्मल सा एग्जाम है जहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इजिली आप पास हो सकते हो केवल 82 मार्क्स लाके। अगर आप ओबीसी से हो, अगर आप जनरल से हो तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं, नो निगेटिव मार्किंग है। मैं 2 बार पूरा पूरा पैटर्न बता चुका हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आते हैं, क्या नहीं आते। आप उन वीडियोस को जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि राह पे चलने से पहले हमको मंजिल का थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए कि हमको वहां पे पहुंचना है ना। जब आपको यही नहीं पता होगा कि हमको जाना कहाँ पे है, तो आप कैसे पहुंच पाओगे फिर वहां पे, है ना। चलिए, लिखा हुआ है भाषा से क्या अभिप्राय है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि लैंग्वेज का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरण व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियां। देखो अक्षर और ध्वनियां उसको कोई मतलब थोड़ी ना है भाषा का। विकासात्मक है, व्याकरण व्यवस्था है, नहीं। भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, केवल विज्ञान की थोड़ी ना, सभी की व्यवस्था है। तो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, क्या है, भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम करेक्ट है कि भाषा जो होती है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, बढ़िया से पढ़ के सेशन को खत्म कर दीजिएगा। नहीं हो तो स्क्रीनशॉट तो मार ही लेना यार, है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 4 को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है, देखो आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब कि स्टेटमेंट आ दिया गया है और बा दिया गया है, और दोनों में बोला गया है कि मुझे ये बताओ कि स्टेटमेंट आ सही है कि बा सही है, या दोनों एक दूसरे के लिए सही है या दोनों गलत हैं। आपको पता है सीटेट का जो सिलेबस है वो बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है, जब से सीटेट अप्लाई होना शुरू हुआ था पैटर्न तब से चेंज नहीं हुआ ना, तो इसका सिलेबस चेंज हुआ, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है। पहले डायरेक्टली पूछ देता था, लेकिन अब जो है अदर्स और रीजन करके आता है क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में आ में क्या लिखा हुआ है, भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। देखो एकदम सही बात बोली गई है कि लैंग्वेज जो होती है वो एक चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से हम चीजों को समझ पाते हैं, है ना, अपने भाव विचारों को बोलकर प्रकट कर पाते हैं, समझ पाते हैं चीजों को, है ना, जिससे हमारा संज्ञान बेटर होता है। देखो भाषा का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, तो ये चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। ठीक बात, जब आप सोचोगे उसी को तो आप बोलोगे, है ना। ये सारी चीजें जो है भाषा कौशल जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, सुबोपाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। तो भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई, ठीक बात है। आगे लिखा हुआ है बामे की भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती। ठीक बात है, जब भाषा आपकी अच्छी होगी तभी तो आप भाषण दे पाओगे, हैं, तभी तो आप संभाषण कार्यों में हिस्सा ले पाओगे। जब आपकी बोली नहीं बढ़िया है, जब आपकी लैंग्वेज ही अच्छी नहीं है, तो आप कहाँ पे संभाषण प्रक्रिया में हिस्सा लोगे, है ना। दोनों कथन एकदम ट्रू हैं और दोनों ठीक है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, आ और बा दोनों सही है। थर्ड में दिया गया है कि आ और बा दोनों सही है, तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ में। हमसे पॉजिटिव आंसर पूछा गया था, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं भाषा या भाषाई परिवेश के बारे में हमारा सेशन चल रहा है। इससे पहले हम 6 सेशन दे चुके हैं और ये हमारा 7वां सेशन है, जहां पे हम भाषाई परिवेश के बारे में सीख रहे हैं कि भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे भाषा से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर को ही खत्म करना चाहता हूं, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन इजीली आप समझ जाओ और आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सके, है ना। चलिए पढ़िए। अगर आपने सीडीपी हिंदी और साइंस या फिर हिंदी इंग्लिश और सीडीपी तैयार कर ली है तो पेपर आसानी से निकल जाएगा। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। देखो हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना है, इन्होंने पूछा है कि विशेषता नहीं है, यानी हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे भाषा के बारे में विशेषता नहीं बताई जा रही है। लिखा हुआ है भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र, यानी भाषा जो होती है वो स्वतंत्र होती है। बिल्कुल सही बात बोली गई है यहाँ पे कि भाषा स्वतंत्र क्यों है। भाई आपको पता है कि भाषा को हम किसी भी तरीके से पेश कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना उस पर कोई प्रतिबंध लगाओ कि आप ये बात नहीं सोच सकते, है ना। तो भाषा एकदम स्वतंत्र है, फ्री है, आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी पे भी आप कुछ भी बोल दो, है। लिखा हुआ भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती। ठीक बात है कि हमारे जो समाज है, हमारा जो परिवेश है, जिसके आसपास हम रहते हैं, उन्हीं का हम अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं, बोलते हैं। जैसा हमारा परिवेश होता है, जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, हम भी वैसे ही होते हैं, हमारा नेचर भी थोड़ा थोड़ा वैसे होता है, उन्हीं से मैच करता है। तो ये बात ठीक है। भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक बात, ये क्वेश्चन हमें लगता है डिस्कस हम कर चुके हैं पहले भी किसी सेशन में। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। अर्जन का मतलब होता है
कि जब आप बिना रूल रेगुलेशन के किसी बात को सीखते हो तो वो भाषा अर्जन होता है। लेकिन एक बात एकदम निगेटिव दी गई है यहाँ पे कि भाषा स्थिर है। ऐसा नहीं है, भाषा स्थिर नहीं है, भाषा जो है वो एक स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कर सकते कि इस वर्ड का मतलब आज ये है तो आने वाले दिनों में भी इसका मतलब यही होगा। आने वाले दिनों में एक वर्ड के हजार, अभी भी हजार मतलब है, एक शब्द के हजार मतलब है। जरूरी नहीं आप कहोगे इस वर्ड का एक ही मतलब एक इस शब्द का जो है मतलब यही है, ऐसा नहीं कह सकते। भाषा जो होती है वो स्वतंत्र होती है, अस्थिर होती है, स्थिर नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये निगेटिव पॉइंट है और निगेटिव के साथ निगेटिव ही हमसे पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 6 को। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या बोला गया है यहाँ पे? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो भाषा जो है सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या भाषा शिक्षक है, पाठ्य पुस्तक है, आकलन की जटिलता है, भाषा समृद्ध परिवेश है? यानी कहां पे आप भाषा सर्वाधिक तौर पे सीखते हो, यानी सबसे ज्यादा भाषा कहां पे सीखते हो? भाई आपको मैंने पहले बता दिया है कि भाषा सीखने में हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी हमारे आसपास का जैसा वातावरण होगा, जैसा परिवेश होगा, हम वैसे जल्दी जल्दी से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। तो भाषा शिक्षक की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, पाठ्य पुस्तक की केवल इंपॉर्टेंस नहीं, आकलन की तीव्रता नहीं। अगर भाषाई समृद्ध परिवेश, भाषा का परिवेश यानी आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो आप इजीली किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो। यानी आपका जो पालन पोषण है वो अच्छे इन्वायरमेंट में हुआ है, और या आप किसी भी अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे लोग जो है प्रोफेशनली अच्छी तरीके से बात बोलते हैं, समझते हैं, तो आप भी उन्हीं का अनुकरण करके अच्छे तरीके से सीखते हो, है ना? तो कहते हैं ना कि पहली बात तो सिंपल बात है कि हम पढ़ रहे हैं कि पेडोलॉजी, और पेडोलॉजी में क्या होता है कि जहाँ पे एक्टिव दिखे आपको बच्चा उस ऑप्शन की तरफ जाओ। चाहे तो हम सीडीपी डिस्कस करें, तो जहाँ पे क्या होता है सीडीपी में चॉम्स्की ने बताया हुआ है कि बच्चा जो होता है जिसके अंदर लैंग्वेज अधिग्रहण यंत्र होता है, यानी बच्चे के अंदर शुरुआत में क्या होता है एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से इस क्षमता के साथ में बच्चा पैदा होता है। मतलब वो इस क्षमता के साथ जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होता है कि किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है वो शुरुआत में, है ना? तो परिवेश मिलना बहुत जरूरी है, इन्वायरमेंट मिलेगा तो सब कुछ कर लेगा बच्चा। चलिए अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो ये बात मैं अभी बता चुका हूं आपको कि आपकी जो संस्कृति यानी आपका समाज जो है उसके थ्रू आप में विभिन्नताएं होंगी। जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, सभी में विभिन्नता है। ऐसा नहीं सभी का थॉट प्रोसेस एक ही तरीके से चलता हो और सब सोचते भी एक तरीके से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ना। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक बात है कि ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप सीखते हो तो वो आपके संज्ञान को बेटर करता है, प्रभावित करता है ना? तो ये ऑप्शन ठीक बात है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती, ठीक बात है। अर्जन का मतलब है अपने इन्वायरमेंट से जो आप सीखते हो। मातृभाषा में बनती का मतलब क्या है? डब्ल्यूएचओ ने हो चाहे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हो, इन्होंने भी एनईपी ने भी बोला हुआ है कि बच्चे को शुरुआत में आप उसकी मातृभाषा में पढ़ाइए, उसकी घर की भाषा में पढ़ाइए क्लास 5th तक, या नहीं तो क्लास 8th तक सिखाइए बच्चे की मातृभाषा में। तो बच्चा जो होता है जल्दी एक्वायर कर लेता है किसी भी चीज को। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, मतलब कि सही है लेकिन हमसे गलत बात पूछी गई है ना। लिखा हुआ भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ठीक बात है। भाषा अर्जन जो होता है एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो इंसान अपने समाज से सीखता है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम निगेटिव है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता। देखो भाई, अधिगम का मतलब है कि आप प्रयास करके कुछ भी सीख रहे हो, यानी अधिगम का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को जो है रूल रेगुलेशन के थ्रू सीखते हो, यानी उसके सिद्धांतों के अकॉर्डिंग सीखते हो। यानी भाई अर्जन का मतलब मैंने आपको बताया जहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अधिगम का मतलब होता है कि जब आप नियम पढ़ते हो, रूल पढ़ते हो, रेगुलेशंस पढ़ते हो, तो जब आप रूल, जैसे मान लीजिए किसी लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश को सीखने गए, तो आप बिल्कुल आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो आप वो टीचर जो है आपका वो इंग्लिश में बोलते चला जाएगा, क्या आप समझ पाओगे? आप उससे यही बोलोगे थोड़ा सा सर हिंदी में बोलिए ताकि मैं समझ पाऊं, है ना? तो वहां पे अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगी। तो ये गलत बात है ना? तो हम जाएंगे 3rd के साथ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? अब यहाँ पे भाषा अधिगम, मैंने अभी आपको बताया कि भाषा अधिगम का मतलब है कि जब आप कुछ भी सीखते हो तो उसके लिए
नियम कानून पढ़ने पड़ते हैं, है ना। यह एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, जबकि अर्जन जो होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है पॉजिटिव पॉइंट कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है। देखो, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से होता है, केवल किताबें पढ़ते रहो और आप अच्छी अच्छी बातें सीख जाओगे, ये गलत बात है भाई। केवल जहां पे आ जाए तुरंत काट दो, है वो निगेटिव बात है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती। ये तो भाई क्या ही बात बोल रहे हो, विज्ञान हो चाहे गणित हो, कुछ भी सीखने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन प्रक्रिया क्यों होगी? सचेतन प्रक्रिया नहीं होगी जब आप चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो वहां पे, है ना। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। जब फोर्थ गलत हो गया तो हमारे पास कौन सा बचा हुआ है? हमारे पास बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है कि भाषा अधिगम की गति मुद्रित और लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी इन्वायरमेंट में या किसी क्लासरूम में पढ़ रहे हो और उस क्लासरूम में दीवारों पर प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बना हुआ है, मतलब उस पूरी दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, जिसके माध्यम से जब आपकी नजर जाएगी तो किसी ना किसी चार्ट पे जाएगी, किसी प्रिंटेड किसी भी चीज पे जा सकती है ना। जब प्रिंट माहौल है वहां का, है ना, प्रिंट रिच माहौल है, समृद्ध, वहां का परिवेश अच्छा है, तो आपका दिमाग भी अच्छा होगा, है ना। ऐसे में क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो लर्निंग की प्रक्रिया जो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब आप जहां पे बच्चों को बिठाते हो, उनको बढ़िया बढ़िया टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हो, जिसके माध्यम से बच्चा और आसानी से सीख जाता है ना। आजकल तो लर्निंग जो है एक्टिविटी बेस हो गई है, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाने से पहले एक्टिविटी कराई जा रही है, जिसके माध्यम से बच्चा और जल्दी समझ पा रहा है। चलिए, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब भाषा कौशल के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं कि भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं। सुबोपाली, सुबोपाली का मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो होते हैं, ये 4 भाषा कौशल होते हैं। और ये क्रम से अगर बात करी जाए तो एक साइकोलॉजिकल क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्लियर? तो ये लाइटें जल रही हैं तभी और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही भाई मेरे। ऐसा लग रहा है कि मतलब इन लाइटों की वजह से और ज्यादा गर्मी लग रही है, जितनी गर्मी है नहीं उतनी ज्यादा लग रही है ना। तो सुबोपाली जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है भाषा कौशल होते हैं। और इन्होंने बोला है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब हमसे इन्होंने निगेटिव बात पूछी है। क्या पूछा है? निगेटिव पूछा है। लिखा हुआ है भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी सुनोगे, बोलोगे, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक बात है भाई। जब सुनोगे तो वो बोलोगे ना, सुनना बोलना जो आप समझोगे, आप सोचोगे, वही आप लिख के देखोगे, है ना। तो ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक बात है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, ठीक बात है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये बात भी ठीक है कि कभी कभी बच्चे को सुनाई बहुत दिनों बाद देता है, वो लिखने लगता है अपने संज्ञान से बढ़कर, है ना। कभी कभी बच्चों में क्या होता है, ये क्रम से भी आ जाता है, तो ये बात ठीक है। ये तीनों बातें कहीं ना हदों तक ठीक है, लेकिन एक बात है कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ये बात जो यहाँ पे लिखी हुई है कि भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ये गलत बात है। कभी कभी क्या होता है कि ये क्रम में नहीं भी होते हैं भाई। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये क्रम है, लेकिन कभी कभी ये ओवर पावर इधर उधर भी हो जाते हैं बच्चे के विकास में, डेवलपमेंट में, है ना। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। पहली बात तो ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं आपको बता रहा हूँ कि मैं बना के ऑप्शन को बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है? पठन का यानी पढ़ने का उपकौशल कौन सा है, वो आपको बताना है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, फटाक से करिएगा। पढ़ने का उपकौशल कौन सा है, पढ़िए, बताइएगा कौन सा आंसर यहाँ पे होगा। क्या होगा? लिपिबद्ध करना, वर्तनी याद को याद करने भी तो आपको जाने, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। कहानी की घटनाएं याद करना, यहाँ पे भी याद आ गया तो काट दीजिएगा। रोट लर्निंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पढ़ने का जो उपकौशल होता है वो होता है अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान लगाना, यानी किसी भी कहानी, तथ्य रोचक आपको कुछ दिया जाता है तो आप अनुमान लगा लगा के वहां पे लिखने की, पढ़ने की कोशिश करते हो, समझ रहे? तो हमारा अनुमान लगाना जो है ये पठन का उपकौशल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए जरा फटाक से। लिखा हुआ है कि एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए, क्या बोल रहे हैं, एक शिक्षक जो है वो भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक, लिखा हुआ है लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रही है। यानी एक अध्यापिका जो है वो क्या कर रही है, अभ्यास कराने के लिए भाषा में गहन मौखिक यानी पढ़ाई करवा रही है, पढ़ाना मतलब कि रीडिंग करवा रही है। गहन मौखिक, मौखिक का मतलब बातचीत करके पढ़ा रही है बच्चों को।
है ना, अध्यापिका लिखा हुआ है, इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? क्या ये प्राकृतिक विधि है, शास्त्रीय विधि है, द्विभाषीय विधि है, या फिर श्रव्य भाषिक विधि? देखो यहाँ पे सुनने की बात नहीं हो रही, दो भाषाओं की बात नहीं हो रही, किसी शास्त्र की बात नहीं हो रही, ये एक प्राकृतिक विधि है। कैसी विधि है? प्राकृतिक विधि है कि एक शिक्षिका जो थी जिसने लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक रूप से बातचीत करने का प्रयोग कर रही है, यानी बच्चों को पढ़ा रही है और वो मौखिक रूप से समझा के, है ना। चलिए ये देखो, इनमें से तीनों अपने आप में निगेटिव बातें थी, कोई शास्त्र की बात नहीं हो रही, ये प्राकृतिक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे। यार थोड़ा सा मजे मजे में पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई को अगर आप बोरियत तरीके से पढ़ोगे तो फिर तैयारी हो नहीं पाएगी, है ना। क्योंकि आपको पता है यार, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आप देखो अपना काम करते रहो यार ना। इस दुनिया में इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, नौकरी किसको मिल रही वो आप इजीली देख रहे हो ना। तो इसके साथ साथ में अपनी पढ़ाई के दौरान आप इंपॉर्टेंस को बनाए रखिए पढ़ाई का, लेकिन अपना एक काम करते रहिए साथ साथ में ना, कि ये नहीं कि 40 साल तक आप अपनी पढ़ाई करते रहो और कुछ भी बी प्लान नहीं होना चाहिए, साथ में एक बी प्लान भी आपका होना चाहिए, है ना। मैं भी आई एम अ लर्नर, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं एक स्कूल में अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा भी रहा हूँ, साथ में जो है हम आपके साथ में क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरी लर्निंग और बेटर हो रही है और मैं सीख पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ आपको, है ना। चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? क्या वो अनुवाद विधि होगी, क्या वो द्विभाषी विधि होगी, अप्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि? जहां पे भी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता होना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाएं तो आप प्रत्यक्ष विधि के साथ जाओगे, ना तो वहां पे अप्रत्यक्ष होगी, ना द्विभाषी और ना ही अनुवाद। देखो अनुवाद की तो कोई बात ही नहीं हो रही, द्विभाषा की कोई बात नहीं हो रही, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तरीके से आप सहायता, दूसरी भाषा को सीखने में सहायक हो रहा है ना, तो वो प्रत्यक्ष विधि होगी ना, है ना। आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, लास्ट है, इसका आंसर तो आप ही दोगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट में, और जहां पे भी आपको डाउट रह गया हो आप कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। लिखा हुआ है कि एक शिक्षक श्याम पट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है, लिखती है, यानी एक अध्यापक भी हो सकता है और वो एक अध्यापिका भी हो सकती है, जो क्या करें, श्याम पट्टी पर यानी ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिख रही है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की तकनीक को मेल खाती है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ वर्ड्स को लिख रहा है, बच्चे जो है कॉपी कर रहे हैं उन्हीं वर्ड्स को, मतलब वही सेम सेम अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उस पर नोट कर रहे हैं। तो वो खेल विधि तो होगी नहीं जहां पे नोट कर रहे होंगे, अभ्यास विधि तो नहीं होगी, है क्या वो श्रुतिलेख होगी, क्या होगी? जब ऐसा कुछ होता है कि सेम सेम बच्चा उतार रहा होता है तो उसको प्रतिलेखन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन विधि बोलते हैं। जब एडिटिव बच्चा सेम वही कॉपी कर रहा होता है ना, टीचर की जो भी ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको बच्चा अगर कॉपी कर रहा है तो प्रतिलेखन विधि होती है। हम जाएंगे थर्ड के साथ में। क्लियर? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जहां पर भी डाउट रह गया हो आप बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में उठा लेंगे फिलहाल के लिए, है ना। और अगर आप पहली बार आए हो तो मेरी कोशिश यही है कि आप मेरे से जुड़ जाइएगा, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं जितना मेरे से हो पा रहा है ना। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर कर दो, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। अपनी तैयारी बढ़िया करते रहिए, पढ़ते रहिए, एक एनर्जी के साथ में नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।